नमस्ते बच्चों। उम्मीद है आप सब घर पर हैं और जब तक आप घर पर हैं सुरक्षित हैं। याद रखें, जब भी आप घर से बाहर जाएं, मुंह और नाक को कपड़ा, तौलिया, दुपट्टा या मास्क से ज़रूर ढकें। साबुन से हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से शारीरिक दूरी बना कर रखें। बच्चों, आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में नाव दुर्घटना और डूबने से बचाव के बारे में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। आज आप इन दोनों दिवस के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। बच्चों, जब आप नाव की सवारी करते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और आजकल आपने देखा होगा कि डूबने की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, तो SDRF के द्वारा आप सीखेंगे बहुत सारी तकनीक। वो बताएंगे कि आप स्थानीय संसाधनों से जैसे धोती, साड़ी, गमछा, डंडा, बांस की सहायता से किस प्रकार डूबते हुए व्यक्ति को बचा सकते हैं। बच्चों, आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला है, तो आज का एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए चलते हैं और आज के कार्यक्रम को जल्दी से शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। आज हम लोग फिर से हाथ धोने के ऊपर एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। 15 अक्टूबर पूरे विश्व में विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों के बीच हाथ धोने के फायदों के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें जागरूक किया जाता है। विश्व हाथ धुलाई दिवस, जिसे हम लोग ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी कहते हैं, इस विशेष दिन को विश्व के सभी लोगों में साबुन से हाथ धोने के विषय पर जन जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन लोगों को हाथ धोने के विषय पर नीतिगत निर्णय लेने के साथ साथ समुदाय के बीच सही तरीकों से हाथ धोने का प्रदर्शन कर जागरूक किया जाता है। ये हाथ धुलाई दिवस इस साल 15 अक्टूबर 2000 विश्व को मनाया जाने वाला है और इस बार का विषय है हाथों की स्वच्छता सभी के लिए। साबुन और साफ पानी से हाथ धोने के क्या अवसर हैं? साबुन से हाथ धोने से कई सामान्य और जानलेवा संक्रमणों से बचाव होता है। कई बीमारियां तब शुरू होती है जब हमारे हाथ बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से गंदे और दूषित रहते हैं। हाथ धोने से डायरिया संबंधित बीमारियों में 30 से 48% तक, गंभीर श्वसन संक्रमण को 20% तक में कमी आती है। हाथ धोने से अन्य बीमारियों के फैलने एवं संक्रमण में कमी आती है, जैसे कॉलेरा, इबोला, हेपेटाइटिस सी इत्यादि। हाथ धोने से स्वास्थ्य संबंधित संक्रमण में बचाव होता है और बैक्टीरिया वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। जैसे कि पूरे विश्व में कोविड-19 फैला हुआ है, इसके संक्रमण में कमी लाने के लिए साबुन से हाथ धोने पर विशेष जोर एवं ध्यान दिया जा रहा है। साबुन और साफ पानी से हम लोग को कब कब हाथ धोना चाहिए? हाथ हमेशा साबुन और साफ पानी से ही धोना चाहिए, खास करके जब हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौच से आने के बाद, खाना बनाने, खाना परोसने और खाना खाने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले और बच्चों का मल साफ करने के बाद एवं बाहर से आने के बाद हमें हाथ जरूर साबुन से धोने चाहिए।
साबुन और साफ पानी से हाथ कैसे धोएं बच्चों? आप देख ही रहे हैं इस तस्वीर में किस तरीके से हाथ साबुन से धोया जा रहा है। पहले अपने हाथों को गीला कर लें, उसके बाद उसमें साबुन लगाएं और दोनों हथेलियों को रगड़ें। हथेलियों को पलट पलट कर रगड़ें, उंगलियों के बीच में रगड़ें, उंगलियों की सतह को फिर से साफ करें, अंगूठा और नाखूनों को साफ करें, फिर अपने हाथों को पानी से धो लें। ये प्रक्रिया कम से कम 20 सेकंड से अधिक समय तक करना चाहिए, जिससे जितने भी हमारे हाथों में लगे हुए गंदगी और बैक्टीरिया वायरस हैं वो निकल जाए। विद्यालय में साबुन से हाथ धोने की क्या व्यवस्था है? विद्यालय में नियमित रूप से हाथ धोने की व्यवस्था जैसे बेसिन, साबुन और साफ पानी होनी चाहिए। नियमित साबुन उपलब्ध होने के लिए विद्यालय में साबुन बैंक या सोप बैंक की स्थापना किया जाना चाहिए। साबुन बैंक के लिए विद्यालय में उपलब्ध निधि जो समग्र अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकता है। साबुन बैंक के लिए विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक या कोई आगंतुक भी स्वैच्छिक दान से विद्यालय में साबुन उपलब्ध करा सकते हैं। विद्यालय में बच्चों की क्या भूमिका होगी? विद्यालय में बाल संसद एवं मीना मंच के सभी बच्चों को नियमित साबुन से हाथ धोने के लाभ के बारे में बताएं, साबुन से हाथ धोने के तरीकों को दिखाएं। विद्यालय में बाल संसद एवं मीना मंच साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के साथ बातचीत करें। विद्यालय में बाल संसद एवं मीना मंच सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे भोजन से पहले, शौच के बाद एवं खेल के बाद जरूर साबुन से हाथ धोएं। बच्चे साबुन से हाथ धोने के फायदे के बारे में अपने परिवार एवं समुदाय में साझा करें। हाथ धोते रहिए, जिससे गंदगी हमारे आसपास, हमारे हाथों में ना रहे, क्योंकि साफ हाथ में ही है दम। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। नाव दुर्घटना। उद्देश्य: इस मॉड्यूल में हम नाव दुर्घटना के कारण तथा बचाव के उपाय के बारे में सीखेंगे। इसके अलावे हम नाविकों तथा प्रशासन के दायित्वों के बारे में भी जानेंगे। दुर्घटनाएं जल, थल, नभ कहीं भी घटित हो सकती हैं। कहा गया है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नाव दुर्घटना मानव जनित आपदाओं में से एक है। नाव डूबने की दुर्घटना में कई बहुमूल्य जिंदगियां एक साथ चली जाती हैं। वैसे तो नौका दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसकी आवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन दिनों नदियों के जल स्तर के साथ साथ धारा भी तीव्र होती है। ऐसी ही एक नाव दुर्घटना वर्ष 2017 में 14 जनवरी को
मकर संक्रांति के अवसर पर घटित हुई थी। पटना के एनआईटी घाट पर दियारा से लौट रही नाव डूबने से 21 लोगों की मौत हो गई। उस नाव में 60 से 70 लोग सवार थे। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर 10 लोगों के जान को बचाया। हम नाव दुर्घटनाओं को भविष्य में घटित होने से रोक सकते हैं अगर हम सावधानी बरतें। प्रश्न यह उठता है कि नाव दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं। नाव दुर्घटना के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नाव पर लदान क्षमता से अधिक सवारी, सफेद पट्टी के निशान का डूब जाना, नाविक का प्रशिक्षित न होना, नाव पर जानवर ढोना, जर्जर या टूटी नाव की सवारी करना, तेज हवा, खराब मौसम, आंधी तूफान भी नाव दुर्घटना को आमंत्रित करता है। अब प्रश्न ये है कि आखिर हम सभी क्या कर सकते हैं। नाव की सवारी करने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए। जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें। जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफ़ेद पट्टी का निशान हो उसी नाव की यात्रा करनी चाहिए। नाव चलने से पहले यह देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाली सफ़ेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है। अगर डूबा है तो तुरंत उतर जाएं। किसी भी स्थिति में ओवरलोडेड नाव पर न बैठें। जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हों उस पर यात्रा न करें। छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें। जर्जर, टूटी फूटी नाव की सवारी न करें, यह जानलेवा हो सकता है। नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं और नाविक के ऊपर किसी तरह का दबाव न डालें। तेज हवा, आंधी तूफान, खराब मौसम एवं बारिश में नाव की यात्रा न करें। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें, यह खतरनाक हो सकता है। जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों उसी नाव से यात्रा करें। नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठें व उतरते चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार उतरें व चढ़ें। नाविक एवं नाव मालिकों के लिए क्या सलाह हो सकता है। नाविकों को कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। तेज हवा, आंधी तूफान, खराब मौसम एवं बारिश में नाव का संचालन नहीं करना चाहिए। जिस नाव पर 15 से 30 लोग बैठते हों उस नाव पर 2 नाविक होना अनिवार्य है तथा जिस नाव पर 30 से ऊपर बैठाने वाली नावों पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है। नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकना चाहिए। किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न करने दें। बीमार गर्भवती महिलाओं को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता देना चाहिए। जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हों उस नाव में नाविक के अलावा अन्य किसी सवारी को न बैठाएं। किसी भी तरह नाव चाहक उस पर सवारी ढोई जा रही हो अथवा जानवर या सामान सभी नाव का पंजीकरण कराना एवं उस पर लदान क्षमता का निशान लगाना आवश्यक हो। नाव पर कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री, सांप आदि नहीं ढोया जाएगा जिससे अन्य यात्रियों को
किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो। नाव से पानी निकालने उलीचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें तथा लाइफ जैकेट, बांस, हवा भरी ट्यूब इत्यादि को उचित स्थान पर रखें। रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ परिचालन करें। सूर्योदय से पहले और शाम 5:30 बजे के बाद नाव का परिचालन न करें। प्रशासन के दायित्व। सरकार की नीति और प्रशासनिक व्यवस्था किसी दुर्घटना के होने से काफ़ी हद तक टाल सकती है। यदि प्रशासन पहले से सतर्क हो तो दुर्घटना के घटित होने से रोका जा सकता है। बिना निबंधन के कोई भी नाव, चाहे वह किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा रही हो, उसका परिचालन गैर कानूनी है। बगैर निबंधन के नाव परिचालन नहीं होने दें। नाव में ओवरलोडिंग नहीं होने दें। नाव में अलग से डीजल इंजन, मशीन बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है, इसे सुनिश्चित किया जाए। घाटों पर प्रशिक्षित तैराकों, गोताखोरों एवं नज़दीकी पुलिस थाना एवं जिला प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का फ़ोन नंबर अवश्य प्रदर्शित कराया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि नावों पर लदान क्षमता तथा सफ़ेद पट्टी का निशान हर हाल में अंकित रहे, ताकि यात्री समझ सकें कि नाव में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है। सूर्योदय से पहले और शाम 5:30 बजे के बाद नाव का परिचालन न करें। नाव संचालन के संबंध में बिहार बंगाल नौघाट अधिनियम 1885 के अधीन आदर्श नियमावली 2011 के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। नज़दीकी पुलिस थाना, गोताखोरों एवं प्रशिक्षित का नंबर घाटों पर अवश्य अंकित कराया जाए। जिंदगी अनमोल है, ओवरलोडिंग से बचें। डूबना। उद्देश्य। इस मॉड्यूल में हम डूबने से होने वाली घटनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्षा ऋतु में उफनाई नदियों में या तालाबों में स्नान करने, कपड़ा धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान किशोर किशोरियों की मृत्यु डूबने के कारण हो जाती है। कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। यह स्थिति संबंधित परिवारों के लिए त्रासद है। मानव तथा बच्चों के बहुमूल्य जिंदगियों को डूबने से बचाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। खतरनाक घाटों के किनारे बच्चों को न जाने दें और न ही आप स्वयं जाएं। बैरिकेडिंग को न ही पार करें और न ही गहरे पानी में जाएं। पर्व त्योहारों के अवसर पर घाटों को गंदा न करें। अफवाह न फैलाएं। घाटों पर आतिशबाजी न करें। आओ अब हम जानते हैं कि हमें डूबने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। डूबने से बचाव। डूबने से बचने के लिए बच्चों को नदी, तालाबों, तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोकना चाहिए। बच्चों को पूल, पुलिया, ऊंचे टीलों से पानी में स्नान करने से रोकें। नदी में उतरते समय गहराई का ध्यान रखना चाहिए। डूबते व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचाएं। यदि तैरना नहीं जानते हों तो स्वयं पानी में नहीं जाएं और सहायता के लिए शोर मचाएं। गांव, टोलों में डूबने की घटना होने पर
आसपास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दुखद घटना की चर्चा अवश्य करें और भविष्य के सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें। डूबने से बचने के लिए जिला प्रशासन के भी कुछ दायित्व हैं। नदी तालाब के खतरनाक घाटों को चिन्हित कर उसके किनारों पर बैरिकेडिंग तथा चेतावनी बोर्ड लगाया जाना चाहिए। घाटों पर तथा उसके मार्गों की नियमित साफ सफाई की जाए। घाटों पर हेल्पलाइन नंबर का प्रदर्शन किया जाए। बदले युग की धारा आपदा प्रबंधन के द्वारा। बच्चों, आज हम डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और नदियों और तालाबों में पानी बढ़ गया है। लोग नदियों में और तालाबों में तैरने के लिए जाते हैं और डूब जाते हैं। इसके अलावा लोग बाढ़ के दौरान भी डूब जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग सामने होते हुए भी डूबते हुए व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो लोग तैराकी जानते हैं तो वो किन तरीक़ों से और किन सामानों की मदद से डूबते हुए व्यक्ति को बचाएं, और इसके अलावा जो व्यक्ति तैराकी नहीं जानते हैं वो भी किन सामानों की मदद से और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए किस तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को बचाने में मदद करें। आज SDRF के माध्यम से इन्हीं तरीक़ों का हम प्रदर्शन करेंगे। आप देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति पानी में सामने डूब रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। अभी यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों को तैरना नहीं आता। आप देखें कि तैराकी ना जानने वाले व्यक्ति किस तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को बचाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उससे संपर्क ना करते हुए किस तरीके से बचाते हैं। तैराकी ना जानने वाले व्यक्ति ने बम्बू उठाया और सामने डूबते हुए व्यक्ति की तरफ बढ़ाया। उसने बम्बू को पकड़ा और उसको खींच के किनारे की तरफ ले आए। इस तरीके से तैराकी ना जानने वाले व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सुरक्षित तरीके से डूबते व्यक्ति को बचाने में सफल रहे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति सामने नदी में डूब रहा है और घाट पे जो लोग उपस्थित हैं उनको तैरना नहीं आता। आप देखें किस तरीके से धोती या साड़ी की मदद से उसमें एक किनारे पर मिट्टी, पत्थर, जरीकेन या लोटा आदि बांधकर और उसकी लंबाई बढ़ाकर, गमछा आदि बांधकर उसकी लंबाई बढ़ाकर दूसरे व्यक्ति की तरफ फेंकने से और उसको पकड़ाने से हम उसकी मदद कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं जिन व्यक्तियों को तैरना नहीं आता है वो एक धोती में जरीकेन बांधा और एक व्यक्ति ने धोती में मिट्टी बांधा और उसने डूबते व्यक्ति की तरफ फेंका। दोनों में से एक को डूबते व्यक्ति ने पकड़ लिया और इस तरीके से उसको खींचकर किनारे की तरफ सुरक्षित ले आए। जैसा कि आप देख रहे हैं पुनः एक व्यक्ति डूब रहा है और उसको किस तरीके से पुनः एक बार तैराकी न जानने वाले व्यक्तियों के द्वारा कैसे उसको बचाया जाता है। एक व्यक्ति लाइफ बॉय लेकर रस्सी में बांधा हुआ लाइफ बॉय लेकर उसकी तरफ जाता है और उसकी तरफ फेंक देता है। खुद भी कमर तक पानी से आगे नहीं जाता है वो, और इस तरीके से तैराकी न जानते हुए सुरक्षित तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को सामान फेंक कर, तैरने वाला सामान फेंक कर उसको बचा लेता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है। पुनः इसको तैराकी न जानने वाले तरीके से किस तरीके से बचाते हैं आप देखिए। कुछ लोग जो किनारे पे खड़े थे उनको तैरना नहीं आता था, उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर और इसी तरीके से वो डूबने वाले व्यक्ति के नज़दीक तक अपनी पहुंच बनाई और उसको पकड़कर सुरक्षित तरीके से किनारे पर ले आए। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने प्रदर्शन के द्वारा दिखाया कि किस तरीके से तैराकी न जानने वाले व्यक्ति के द्वारा डूबते व्यक्ति को बचाया गया। उसमें से आपने देखा थ्रो मेथड, जिसमें कोई चीज़ रस्सी में, धोती में, साड़ी में आदि में बांध कर डूबते व्यक्ति की तरफ फेंका गया और उसको बचा लिया गया। रीच मेथड, जिसमें किनारे से एक व्यक्ति बांस या पाइप की मदद से जो पकड़ा दिया जाता है, डूबते व्यक्ति को पकड़ा के उसको सुरक्षित तरीके से किनारे पर ले आते हैं। इसी तरीके से वेड मेथड, जिसमें कि मानव श्रृंखला बनाकर कुछ व्यक्तियों ने आपस में हाथ पकड़कर डूबते हुए व्यक्ति के पास जाकर मानव श्रृंखला बनाकर उसके नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर सुरक्षित तरीके से उसको किनारे की तरफ ले आए।
अभी आप देखिए कि जो व्यक्ति तैराकी जानते हैं वो किस तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को बचाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति पानी में, गहरे पानी में डूब रहा है और उसको जो व्यक्ति तैरना जानता है किस तरीके से उसकी तरफ गया, तैरते हुए गया और उसको किस तरीके से बताता है। उसको बचाने के तरीके के विषय में देखें, वो उसने डूबते हुए व्यक्ति के पीछे गया और उसकी ठुड्डी को पकड़ के पानी के स्तर से ऊपर किया, जिससे कि उसके नाक में, मुंह में पानी ना जाए, और पीछे से उसकी ठुड्डी को पकड़ते हुए तैरते हुए किनारे की तरफ लेके आ रहा है। और अब देखिए उसको, डूबते हुए व्यक्ति को जिस तरीके से उसके पेट में पानी चला गया है, किस तरीके से अचेत हो गया है, तो वो उसको फायरमैन के तरीके से कंधे पर लेकर आ रहा है, जिससे कि बाहर लाके उसको पेट में गए हुए पानी को निकालने की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप पुनः देखिए, सामने एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब रहा है। अब इसको किस तरीके से तैराकी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा बचाया जाता है। जिसको तैराकी आता है वो व्यक्ति पानी की तरफ गया, उसने पानी में छलांग लगाई और डूबते व्यक्ति की तरफ बढ़ा, और डूबते व्यक्ति के पीछे की तरफ सर जाकर, ध्यान रखा जाए कि डूबते व्यक्ति के पीछे की तरफ से जाना है और उसको सर को पानी के स्तर से ऊपर किया, सर पकड़कर तैरते हुए किनारे की तरफ लेके आना है। ध्यान रहे, अगर आप व्यक्ति के सामने से जाएंगे तो व्यक्ति आपको जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, जिससे आपको तैरने में परेशानी होगी और आप तैरकर किनारे की तरफ नहीं आ पाएंगे और खुद के डूबने का खतरा हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति सामने गहरे पानी में डूब रहा है। अब इसको तैराकी आने वाले व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से बचाया जाता है देखें। तैराकी जानने वाला व्यक्ति जाता है और डूबने वाले व्यक्ति के 3-4 फीट पहले वो डुबकी मार के डूबने वाले व्यक्ति के पीछे की तरफ जाता है और उसको पैर पकड़ के उसको ट्विस्ट करता है, जिससे कि वो सामने से उसको पकड़ ना सके, और फिर उसके आगे चेस्ट की तरफ से क्रॉस बनाते हुए, क्रॉस पकड़ के एक हाथ से, बाएं या दाहिने हाथ से क्रॉस बनाते हुए उसको पकड़ के किनारे की तरफ लेकर आता है, तैरते हुए किनारे की तरफ लेकर आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कंधे से गले की तरफ से क्रॉस बनाया और तैराते हुए उसको किनारे की तरफ लेके आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुनः एक बच्चा गहरे पानी में डूब रहा है। अब इसको तैराकी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से बताया जाता है देखें। तैराकी जानने वाला व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ता है और डूबते हुए बच्चे के 3 फीट पहले से ही पानी में डुबकी लगा के उसके पीछे पहुंचता है और उसके पैर को पकड़कर उसको दूसरी तरफ को घुमा देता है, जिससे कि बच्चा सामने से उसको ना पकड़ सके, और उसके बाजू को पकड़ लेता है और बाजू को पकड़ के खुद तैरते हुए किनारे की तरफ लेकर आ रहा है, जिससे कि बच्चा सामने से उसको पकड़ ना सके, जकड़ ना सके और उसको तैरने में बाधा ना पहुंचा सके। बच्चों, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के बारे में भी जानेंगे, जो पूरे विश्व में 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस आपदा रहित समाज का निर्माण करने के लिए आम जन को प्रोत्साहित और जागरूक करने के लिए आयोजित किया जाता है। अब हम जानेंगे कि यह क्यों मनाया जाता है। पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से जान माल की भारी क्षति होती है। इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने के संबंध में लोगों को जागरूक करने हेतु एक विशेष दिन यानी 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 दिसंबर 2009 को प्रस्ताव संख्या 64/200 के अनुसार पूरे विश्व में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के उद्देश्य क्या है, यह हम जानने की कोशिश करते हैं। विभिन्न आपदाओं से उत्पन्न खतरों को कम करने की जानकारी प्राप्त करना, आपदा जोखिम को न्यून करना, आपदाओं से निपटने के लिए समुदाय स्तर पर तैयारी करना, भूमि और पर्यावरण संसाधनों का उचित प्रबंधन करना और सुरक्षित समाज का निर्माण करना। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का प्रत्येक वर्ष एक थीम होता है। यहाँ पर आपको
पिछले 6-7 वर्षों का थीम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2020 में इसका थीम है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी, जबकि वर्ष 2019 का थीम था बुनियादी सेवाओं और मूलभूत आवश्यकताओं को आपदाओं से बचाना। वर्ष 2018 का थीम था आपदा जोखिम की रोकथाम, सतत विकास की सुरक्षा। वर्ष 2017 में सेंडई फ्रेमवर्क का उपयोग, यह इसका थीम था, जबकि वर्ष 2016 में जागरूकता बढ़ाना और मृत्यु दर कम करना, वर्ष 2015 में जीवन के लिए ज्ञान और वर्ष 2014 में बचाव जीवन के लिए था। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के द्वारा वर्ष 2020 का जो थीम निर्धारित किया गया हुआ है कोरोना के संक्रमण से बचाव। अब हम लोग इससे संबंधित क्या करें और क्या ना करें, इसको जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान दें। हमें प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए और समय समय पर हाथों को धोना चाहिए। साबुन से अपने हाथों को बारंबार, जब भी हम बाहर की किसी वस्तु से संपर्क में आए तो हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। छींकने और खांसने के दौरान ध्यान करके हमें अपना मुंह रुमाल से, तौलिया से अथवा अपनी केहूनी से ढकना जरूरी है, जिससे कि हमारे नाक या मुंह से निकलने वाला द्रव्य वह दूसरे पर ना पड़े। अगर जब हम बाहर हों और हमें साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो हमें अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें थोड़ा सा सैनिटाइजर हाथों में ले करके हमें उसे अच्छी तरीके से रब करना चाहिए, जिससे कि वह जब तक वह सूख न जाए। हम जब भी घर से बाहर निकलें तो हमें मास्क जरूर पहनना है और जब भी बाहर निकलें तो हमें सामाजिक दूरी अथवा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम क्या है बच्चों? 2 गज की दूरी अथवा 6 फीट की दूरी। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करना है और अपने खान पान का ध्यान रखना है, जिससे हमारे शरीर को जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स मिल सकें। और जब भी आप अस्वस्थ महसूस करें तब तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लें। अपनी आंख, नाक या मुंह को बार बार ना छुएं। यदि कोई खांस या छींक रहा हो तो उससे उचित दूरी बनाएं, जिससे कि उसके मुंह से निकलने वाला द्रव्य आपके ऊपर ना पड़े। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तो कतई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा नियम पालन नहीं होता है। दूसरा, वहां एक दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर इधर उधर ना थूकें, नहीं तो संक्रमण के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए और जहां तक संभव हो सके इसे अवॉइड करें, और अगर जरूरी हो भी है तो एक दूसरे के स्पर्श से बचें। हमें चक्र में बताए जा रहे इन बातों को अपनाना है, जैसे कि बेवजह घर से बाहर ना जाएं और जब जरूरत हो और जाना पड़े तो मास्क पहने, घर साफ रखें, हाथों को बार बार धोएं, खांसते या छींकते समय मुंह ढकें और सामाजिक दूरी बनाएं। तो बच्चों, यह था कोरोना से बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें। धन्यवाद। अरे मुनिया, स्कूल में बच्चों को आपस में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां रखनी है
उसके बारे में क्या बताओगी? मैं अपने साथ पढ़ने वाले स्कूल के सभी बच्चों को ये बताऊंगी, हम सबको स्कूल में आते समय अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना है या कपड़ा बांध के रखना है। दूसरा ये कि प्रार्थना के समय, क्लासरूम में और मैदान में खेलते समय आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाकर रखनी है। और क्या? भूल गई, मैं बताता हूँ। लंच ब्रेक के समय, पानी पीते जाते समय और छुट्टी के समय पर भी आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। और क्या क्या बताओगी? ये भी बताऊंगी कि हम सबको बार बार अच्छी तरह से साबुन और पानी से 40 सेकंड तक हाथ धोना है। और हाँ, एक बात और बताऊंगी कि खांसते या छींकते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से लगा हो। और सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि खांसते और छींकते समय मुंह से जो लार की बूंदें निकलती हैं, वो किसी सतह पर या किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ना गिरे। और क्लासरूम में मेज, कुर्सी या कंप्यूटर के कीबोर्ड, दरवाजे की हैंडल जैसी चीजों को बेवजह ना छुएं। और अगर छू लेते हैं तो सबसे पहले हाथों को साबुन और पानी से धो लें। और क्या? बोलो बोलो। और देखा, फिर भूल गई ना। मैं बताता हूँ। अरे किसी भी दोस्त को आपस में हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दूर से ही बात करनी है। हाँ डुगू, याद आया, अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है तो स्कूल नहीं आना है और डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेनी है। और इसके अलावा रेडियो और टीवी पर स्कूली बच्चों के लिए मीना की दुनिया, आधा फुल और गली गली सिम सिम जैसे मनोरंजक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी आते हैं। स्कूल से आकर इन्हें भी तो देखना और सुनना नहीं भूलना है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और सभी को बताएंगे। मिलजुल कर कोरोना को हराएंगे और बन जाएंगे कोरोना चैंपियन। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आपदा रहित समाज का निर्माण करने के लिए, आम जन को प्रोत्साहित और जागरूक करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न आपदाओं के जोखिम और खतरों को कम करना और सुरक्षित समाज का निर्माण करना। हम बच्चे यह संकल्प लेते हैं कि आपदा का प्रबंधन हम करेंगे। हम भारत के बच्चे आपदा से हम न डरेंगे, आपदा का प्रबंधन हम करेंगे। जोखिमों को ढूंढ कर न्यूनीकरण हम उसका करेंगे। सुरक्षित शनिवार में हम सीखेंगे, सबको जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को सुरक्षित ग्राम, सुरक्षित नगर, सुरक्षित देश हम बनाएंगे। भूकंप में झुको ढको पकड़ो हम सिखलाएंगे। अगलगी में रुको लेटो लुढ़को हम सिखलाएंगे। आंधी तूफान, ठनका, बाढ़, भगदड़ हो या लू, नाव दुर्घटना, पेयजल स्वच्छता हो या पोषण, मस्तिष्क ज्वर हो या सर्पदंश, आपदा प्राकृतिक हो या मानव जनित, हम न डरेंगे, सबके डर को दूर हम करेंगे। सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाना हम सिखलाएंगे। बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण हो या छेड़छाड़, बच्चों के साथ हम जागरूक बनेंगे, सबको जागरूक हम करेंगे। आपदा कभी न होगी हम सब पर भारी, यदि हम सब कर लेंगे इसकी पूरी तैयारी। हम भारत के बच्चे, आपदा से हम न डरेंगे, आपदा का प्रबंधन हम करेंगे। धन्यवाद।
कोरोना एक संक्रमण फैलाने वाले वायरस का नाम है। इसके बारे में डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सूंघने एवं स्वाद लेने की क्षमता कम होना है। ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में आने से फैलती है, यानी कोरोना से पीड़ित मरीज के मुंह से निकले ड्रॉपलेट अथवा लार जब किसी सतह पर गिरती है तो उसे संक्रमित करती है। फिर उन सतहों को स्पर्श करने वाले लोगों तक ये संक्रमण इस तरह से पहुंच जाता है। इसीलिए हाथ धोना, चेहरा ढकना, आपस में दूरी बनाकर रखना, हाथ न मिलाना और भीड़ भाड़ न होने देने की सावधानियां रखने के संदेश सभी को दिए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हैं, उससे दूरी बनाएं। ये वायरस नया और जल्दी संक्रमित करने वाला है। इसी कारण लोगों में कोरोना का आतंक भी है। लेकिन संक्रमित लोगों में से अधिकांश लोगों में साधारण से लक्षण दिखते हैं और वे जल्द ही संक्रमण से मुक्त भी हो जाते हैं। लेकिन बुजुर्ग लोगों में, यानी 65 वर्ष से अधिक उम्र की आयु वाले और जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज, हाई बीपी, किडनी की बीमारी, हृदय की बीमारी वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं आदि को गंभीर रूप से संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसीलिए इन्हें विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। यदि बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया के लक्षण के साथ कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र के भ्रमण का इतिहास है तो कोरोना संक्रमण हो सकता है। पर जरूरी नहीं हर सर्दी, खांसी या छींकने वाला व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो। यदि खांसी, जुकाम, गले में खराश हो रही है तो एक दिन में 2 से 3 बार भाप लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं, घर पर ही रहें और डॉक्टर के परामर्श अनुरूप दवाइयां लें। कोरोना वायरस के लक्षण 2 से 14 दिन में दिखते हैं। ये धीरे धीरे शरीर में आते हैं, लेकिन ये भी सच है कि साधारण लक्षण वाले 80% रोगी बिना किसी विशेष उपचार के ठीक हो जाते हैं। खांसी, जुकाम या कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण होने पर व्यक्ति को 14 दिन तक सभी से अलग थलग रहने की सलाह दी जाती है। इसे होम आइसोलेशन या होम क्वारंटीन कहते हैं। इस दौरान व्यक्ति को 14 दिनों तक स्वच्छ और हवादार कमरे में सबसे अलग थलग रहने एवं परिवार के अन्य सदस्यों से कम संपर्क रहने की सलाह दी जाती है। उसकी देखभाल करते समय मास्क पहनकर रखना और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना तथा व्यक्ति के कमरे को सैनिटाइज करना आवश्यक होता है। कोरोना वायरस वस्तु व सतहों पर 8 से 10 घंटों तक जीवित रह सकता है। इसीलिए बार बार साबुन तथा पानी से हाथ धोने की सलाह दी जाती है। घर से बाहर निकलने पर हमेशा मास्क, गमछा, दुपट्टे से चेहरे को ढक कर रखें। अपने आंख, नाक, मुंह को छूने से बचें। सभी से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। इसे ही सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। बहुत आवश्यक न हो तो घर से बाहर न निकलें। हाथ मिलाने या गले मिलने के बजाय नमस्ते करें। कोरोना वायरस के बारे में नवीन जानकारियों और आपकी सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। कोरोना वायरस के बारे में अधिक जानकारी, सलाह और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 104 या 181 पर डायल करें या www.mphealthresponse.nhmpp.gov.in वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बारे में तो हम सभी ने सुना ही है। अब इस संक्रमण के साथ हमें अपना सामान्य जीवन जीना है, तो कुछ खास सावधानियां रखकर इस संक्रमण को फैलने से रोकना होगा। समाज के लोग, विधायक जी, सरपंच जी, वार्ड पार्षद, शिक्षक पालक संघ के सदस्यों और धर्म गुरुओं की बात को विशेष महत्व देते हैं और आपके द्वारा कही गई बात मानते भी हैं। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप कुछ खास बातें सभी को जरूर बतलाएं। जब भी किसी से मिलें, दूर से मिलें, उनसे हाथ नहीं मिलाएं और ना गले मिलें, बस दूर से हाथ जोड़कर नमस्ते करें। साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक अच्छी तरह से हाथों को दिन में 5-6 बार धोएं। घर से बाहर निकलते समय साफ कपड़े या गमछे से चेहरे को ढक कर रखें।
खांसते और छींकते समय मुंह को रुमाल, टिश्यू पेपर, साफ कपड़े से ढकें और अगर वो उपलब्ध न हो तो कोहनी से मुंह और नाक ढकें। जब कभी भी लोग आपस में मिलें तो वे आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाकर रखें। जब कभी भी हमारे लोग हैंडपंप पर पानी भरने जाते समय, खेत पर काम करते समय, हाट बाजार में चौपाल में बैठते समय, राशन की दुकान पर, बैंक में व अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सबको याद रखना है कि आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर जरूर रखें। धर्म स्थानों पर पूजा पाठ और इबादत के लिए ना जाएं। पूजा पाठ और इबादत घर पर ही करें। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि होने पर स्वयं इलाज न करें। अपने डॉक्टर की सलाह से दवा लें। पास पड़ोस या किसी के गांव शहर में यदि कोई व्यक्ति बाहर से आए हैं तो वह इसकी सूचना नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है अथवा संक्रमण से ठीक हो चुका है या होम आइसोलेशन में है तो ऐसे व्यक्तियों को भावनात्मक सहयोग दें। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव बिल्कुल न करें। कोरोना संक्रमण के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 या 181 पर फोन लगाएं। बच्चों नमस्ते। आज आपने नाव दुर्घटना एवं नदियों तालाबों में डूबने से बचने के संबंध में जाना, समझा और सीखा। पहले भी बच्चों आपको याद होगा इस टॉपिक पर एक बार आपको बताया जा चुका है। ये दोबारा जो आपको बताया जा रहा है इससे निश्चित तौर पर आपकी जानकारी और ज़्यादा इनरिच होगी और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले आप सब बच्चों को यह बहुत काम आएगा। तो बच्चों अब वक्त है इससे संबंधित जो आज आपने सीखा उससे संबंधित क्विज पूछने का। हम आपसे कैसे पूछते हैं, हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जो आपने सीखा और आपको उसका जवाब देना है। तो बच्चों आप ध्यान से प्रश्नों को सुनिए और उसके विकल्पों का सही चयन कीजिए। तो उसके पश्चात हम आपको एक गृह कार्य भी देते हैं। तो बच्चों क्या आप लोग तैयार हैं प्रश्न के लिए, क्विज के लिए? तो चलिए क्विज प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, नाव दुर्घटना से बचने के लिए निम्न में से किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, ओवरलोडेड नाव पर नहीं बैठना चाहिए। दूसरा, बारिश के समय नाव पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हों उसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। चौथा, जर्जर अथवा टूटी फूटी नाव पर सवारी नहीं करनी चाहिए। और पांचवा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात नाव दुर्घटना से बचने के लिए ऊपर में की सभी सावधानियों को बरतना चाहिए। दूसरा सवाल, नावों का पंजीकरण निम्न में से किस विभाग या कार्यालय में होता है? इसके विकल्प हैं। पहला, आपदा प्रबंधन विभाग। दूसरा, नगर निगम अथवा नगर परिषद। तीसरा, परिवहन विभाग। और चौथा, अंचल कार्यालय। तो बच्चों इसका सही जवाब है परिवहन विभाग, अर्थात नाव का पंजीकरण परिवहन विभाग के द्वारा किया जाता है। तीसरा सवाल, नाव दुर्घटना से बचने के लिए नाव पर निम्न में से कौन कौन से जरूरी सामान होने चाहिए? तो इसके विकल्प हैं। पहला, लाइफ जैकेट, टॉर्च, रस्सी, बाल्टी, मग, प्लास्टिक सीट इत्यादि। दूसरा, कुर्सी, टेबल, बेंच इत्यादि। तीसरा, रेडियो, लाउडस्पीकर, माइक इत्यादि। चौथा, गैस सिलेंडर, स्टोव, लाइटर इत्यादि। तो बच्चों इसका सही जवाब है पहला विकल्प, अर्थात लाइफ जैकेट, टॉर्च, रस्सी, बाल्टी, मग, प्लास्टिक सीट इत्यादि का होना बहुत जरूरी है। चौथा सवाल, नाव में लोड लाइन का क्या मतलब होता है?
इसके विकल्प हैं, पहला नाव की लंबाई दर्शाता है, दूसरा नाव की चौड़ाई दर्शाता है, तीसरा नाव के ऊंचाई को दर्शाता है, चौथा नाव में वजन के सापेक्ष गहराई को रेखांकित करता है। तो बच्चों इसका सही जवाब है चौथा विकल्प, अर्थात नाव में वजन के सापेक्ष गहराई को रेखांकित करता है। पांचवा सवाल, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? इसके विकल्प हैं, पहला 12 अक्टूबर, दूसरा 13 अक्टूबर, तीसरा 14 अक्टूबर और चौथा 15 अक्टूबर। बच्चों आज आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप याद करें, इसका सही जवाब है चौथा विकल्प अर्थात 15 अक्टूबर। छठा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसके विकल्प हैं, पहला 12 अक्टूबर, दूसरा 13 अक्टूबर, तीसरा 14 अक्टूबर और चौथा 15 अक्टूबर। बच्चों आज इसका जवाब आपको दिया गया है, तो इसका सही जवाब है 13 अक्टूबर। अभी तक हमने आपसे 6 प्रश्न पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का। आज आपने नाव दुर्घटना एवं डूबने से बचाव के तरीकों के बारे में जाना और सीखा। अब आपको करना क्या है? तो आज जो आपने सीखा उसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं। साथ ही जो आज आपको विभिन्न प्रकार के राफ्ट बनाने की विधि बताई गई उसका आप अभ्यास भी करें। तो बच्चों यह थे इस बार का क्विज और गृह कार्य। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार बच्चों, आज आपका फिर से मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों आज के इस कार्यक्रम में आपने नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचने के विभिन्न उपायों के बारे में जाना और आज आपने इस पूरे कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस और हाथ धुलाई के महत्व को भी देखा और उसके महत्व को समझा और सीखा। और साथ ही आपको एक वीडियो के दौरान हमारी SDRF टीम के द्वारा एक मॉक ड्रिल के माध्यम से किसी भी डूबते हुए व्यक्ति को किस प्रकार बचाया जा सकता है, ये भी आज आपने देखा। बच्चों आज का क्विज़ आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि इन सभी बातों से जुड़े हुए आपसे प्रश्न पूछे गए और उन सभी प्रश्नों को आपको उत्तर भी दिया गया और साथ ही गृह कार्य भी दिया गया, जो हर बार की तरह आपको करना है। मुझे उम्मीद है आज इस कार्यक्रम में जो भी आपने देखा और सीखा वो सभी बातें आप अपने माता पिता, मित्रों, परिजनों को अवश्य बताएंगे। तो बच्चों हर शनिवार की तरह अगले शनिवार को भी मैं एक नए विषय पर बहुत सी जानकारियाँ लेकर आपके सामने फिर से आऊँगी और मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे DD बिहार चैनल पर आप इस कार्यक्रम को अवश्य देखेंगे। और अगर देखना भूल भी गए तो कोई बात नहीं, यह कार्यक्रम शाम को 4 बजे पुनः प्रसारित किया जाता है, तो आप उस समय देख सकते हैं। तो बच्चों थोड़ी सी सूझबूझ, सावधानी और धैर्य तक के साथ आज आप अपने आप को सुरक्षित रखें और इसी उम्मीद के साथ मैं आपका अगले शनिवार तक का इंतज़ार करूंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।